हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे भाषा अधिगम के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा है अर्जेंट बालक के सहज विकास के साथ चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। विकास के अनुक्रम में बालक अनेक कौशलों जैसे कि चलना, बैठना, दौड़ना, खाना पीना आदि का वो अर्जन करता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। भाषा का विकास भी इसी क्रम में यथा समय प्रारंभ हो जाता है। भाषा का अर्जन भी मानव शिशु के व्यक्तित्व निर्माण का ही प्रयास होता है, इसलिए अर्जन क्रिया को भी सहज क्रिया माना जा सकता है, लेकिन अधिगम स्वाभाविक क्रिया नहीं होती। मनोवैज्ञानिक गेट्स के अनुसार प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन या परिवर्तन अथवा संशोधन को अधिगम कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। वुडवर्थ का कहना था, यानी कि वुडवर्थ के द्वारा डेफिनेशन दी गई थी भाषा अधिगम को लेकर। इन्होंने कहा था कि नवीन ज्ञान और जो नवीन को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम की प्रक्रिया होती है। इसकी ने जो अपनी डेफिनेशन दी थी, इन्होंने कहा था कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया होती है। इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है अधिगम प्रशिक्षण अथवा अनुभव द्वारा व्यवहार में ऐसा परिवर्तन करना है जो कि अपेक्षाकृत हमेशा स्थायी और परमानेंट हो। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं को भी शामिल किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अधिगम की क्रिया कैसे संपन्न होती है। मुख्य रूप से जो व्यवहारवादी, बुद्धिवादी या फिर संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक के विचार इस संबंध में अलग अलग थे। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा है व्यवहारवादी अधिगम के संदर्भ में वातावरण तत्वों को अधिक महत्व देते थे। उनका मत था कि यानी कि व्यवहारवादियों का कहना था कि बालक अपने आप में एक निष्क्रिय रहता है, उसका व्यवहार आंतरिक तथा बाह्य वातावरणगत तत्वों कुछ नया सीखने के लिए हमेशा बाध्य करते हैं। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। किसी विशिष्ट वातावरण में उद्दीपक निक्रिया आर का बंधन ही अधिगम होता है। ये बंधन किसी नाड़ी तंत्र में स्थापित होता है। एस और आर के सहचार्य स्वरूप जो बंधन बनाते हैं वे प्रकृति में सार्वभौमिक होते हैं, इसलिए व्यवहारवादी अधिगम आर्य सिद्धांत माना जाता है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आदत को यंत्रवत स्वचालित बनाने के लिए व्यवहारवादियों ने अनेक सिद्धांत सुझाए हैं। थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत और उसके प्रभाव, अभ्यास और तत्परता के नियमों का प्रतिपादन भी किया था। स्किनर ने पुरस्कार या फिर पुनर्बलन के सिद्धांत पर सबसे ज्यादा बल दिया था। पावलोव के अनुबंधन ने सहज प्रतिक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी कि जो थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी दी थी, इन्होंने प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर बल दिया था, और स्किनर के द्वारा जो अपने सिद्धांत पे, अपनी थ्योरी के अंदर पुरस्कार और पुनर्बलन को शामिल किया था, उस पर बल दिया था। पावलोव ने अपनी थ्योरी दी थी, इन्होंने अनुबंधन और सहज प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर बल दिया था इन्होंने। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते। अधिगम की इन मूलभूत धारणाओं की पृष्ठभूमि में व्यवहारवादी के विचार भाषा अधिगम के संबंध में इस प्रकार हैं। भाषा के अधिगम रूप में और अन्य विषय या कौशलों के अधिगम रूपों में कोई सैद्धांतिक भेद नहीं है। भाषा वैसे ही सीखी जाती है जैसे गणित या फिर विज्ञान को हम सीखते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। भाषा अधिगम का अर्थ है भाषाई आदत डालना। भाषा का यंत्रवत और स्वचालित ढंग से प्रयोग करना ही भाषा अधिगम का लक्ष्य होता है, यानी कि गोल होता है। भाषा सीखने के लिए भाषा को सूक्ष्म तत्वों में विभाजित करके उनको रटना, आवर्ती यानी कि दोहराना बार बार, और ये सारी चीजें को करना होता है, या फिर अभ्यास करना और उद्देश्यों से अभिप्रेरित होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, जरूरी माना जाता है। भाषा प्रयोगों का अर्थ समझना और उनको याद करना भी जरूरी होता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार भाषाई वातावरण महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात भाषा अधिगम उसके निविष्ट की प्रकृति पर निर्भर होते हैं। बालक जो कुछ सुनता है उसकी अभिव्यक्ति या फिर निगर्त भी आदर्श होगा। अतः भाषा अधिगम में बालक की भाषा के प्रति अपना उद्भाषण या फिर संपर्क अधिक महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सभी प्रकार की भाषाओं के अधिगम में और उनकी आदतों को दृढ़ करने में आवर्ती और यंत्रवत अभ्यास को बहुत उपयोगी माना गया है। भाषा प्रयोग की त्रुटियों भाषा अधिगम में बाधक होती है, अतः भाषा पर त्रुटि रहित अधिकार होने तक अभ्यास जारी रहना भी चाहिए। जितना ज्यादा हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही अच्छी तरह हम भाषा में निपुण होंगे। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इन व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों ने अन्य विदेशी भाषा के सीखने सिखाने की प्रविधि को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। स्किनर के पुनर्बलन सिद्धांत पर अभिक्रमित शिक्षण विधि चल पड़ी। व्यवहारवादी धारणाओं के आधार पर ही संरचनावादी भाषा विज्ञानियों
वादियों ने संरचना विधि का प्रतिपादन किया था। संरचनावादी विलियम माउल्टन के अधिगम के संदर्भ में भाषा की ये 5 विशेषता भी बताई गई हैं। पहला इन्होंने कहा था कि भाषा मौखिक या फिर लिखित होनी चाहिए। अगले पॉइंट में इन्होंने कहा था कि भाषा आदतों का एक समूह और एक ग्रुप होता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। भाषा सीखने का उद्देश्य भाषा कौशल सीखना होता है, ना कि भाषा के संबंध में जानकारी देना। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। भाषा का यथार्थ रूप वह माना जाना चाहिए जिसे मातृभाषा वक्ता आदर्श बोलता है। फ्रीज 1955 और कनरोल लियाज 1953 के अनुसार का मत था कि जो मातृभाषा है वो भी याद की जाती है, इसी प्रकार अन्य भाषा भी अनुकरण करके याद करनी चाहिए। भाषा के विविध असंख्या रूप रटकर या फिर कंठस्थ करके ही सीखे जा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भाषा शिक्षण शास्त्री राय वर्ष 1964 का कहना था कि अन्य भाषा अधिगम मूलतः आदत निर्माण या फिर यांत्रिक प्रक्रिया होती है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पुनर्बलन से भाषा दृढ़ होती है। भाषा एक व्यवहार होता है, व्यवहार करके ही भाषा का अधिगम हो सकता है। श्रवण और भाषण भाषा के मूल कौशल है, इसलिए पठन और लेखन से पहले श्रवण तथा भाषण कौशल सिखाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए विश्लेषण की अपेक्षा सादस्यता बेहतर आधार होता है। एक समय एक ही शिक्षण बिंदु पर अधिकार करने के बाद ही दूसरा बिंदु को लेना चाहिए, यानी कि पहले एक चीज सिखानी चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज सिखानी चाहिए छात्रों को। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्रीय सिद्धांत का मत अधिगम की प्रक्रिया और इस रूप के संबंध में व्यवहारवादियों से बिल्कुल अलग है। गेस्टलवादी की मान्यता है कि सीखने वाला अपना प्रत्यक्षीकरण और विचारों को संगठित और पुनर्गठित और नूनगठित करता रहता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अधिगम की इस प्रक्रिया को सूझ अंतर्दृष्टि द्वारा संपन्न मानते हैं, इसलिए इनका सिद्धांत सूझ या फिर अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना माना गया है। सूझ का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति किसी भी चीज को समझने के लिए हमेशा उसमें समर्थ होता है, उससे उस चीज की नॉलेज होती है, यानी कि उस चीज को पढ़कर वो उसके अर्थ को समझ सकता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सूझ वही काम करती है जहाँ समस्या या फिर प्रत्यक्षीकरण होता है तथा कठिनाई के तत्वों को और उद्देश्य को समझने की क्षमता भी होती है। सूझ बहुत कुछ प्रत्यक्षीकरण की क्षमता पर निर्भर करती है, डिपेंड होती है। अधिगम उसी सीमा तक प्रभावशाली भी होता है जहाँ तक कि व्यक्ति आवश्यक साधन और साध्य के संबंधों की प्रत्यक्षीकरण कर सकता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सूझ या फिर अंतर्दृष्टि वह मानसिक संगठन होता है जिसके द्वारा एक समय सहसा अपने सब संबंधों के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। सूझ से सीखने वाले की विशेषता ये है कि वह समस्या कर्ता को निष्पक्ष रूप से देखता है। जब वह निष्पक्ष भाव से किसी समस्या का विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, तो उसकी सूझ ही सहायता करती है। जो भी उसने पढ़ा होता है और जो भी समझा होता है वो सारा विश्लेषण करने में सहायता प्राप्त होती है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सूझ अवधान के केंद्रीकरण के आगे की स्थिति है जिसके ऊपर संपूर्ण सफलता निर्भर करती है। सूझ में हम मस्तिष्क का वस्तु से एकीकरण करते हैं। वे क्रियाएं सूझ से सीखने की क्रियाएं मानी जा सकती है जो व्यक्ति की स्थिति का अवलोकन करा के समस्या को नहीं बनाते। उनका मानना है कि समस्या को देखकर या वातावरण से प्रभावित होकर व्यक्ति मानसिक पुनर्नुमान या प्रकल्पना करता है और तब अनुक्रिया करता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इस प्रक्रिया में दो मानसिक पूर्व अनुमान या फिर क्रियाएं प्रधान रूप से काम करती हैं। पहला सामान्यीकरण और दूसरा होता है विभेदीकरण। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सूझ द्वारा सीखने में इन 4 तत्वों की उपस्थिति सबसे ज्यादा अनिवार्य और महत्वपूर्ण मानी जाती है। फर्स्ट पॉइंट पे कहा है पूर्ण समस्या का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। उसके बाद आता है अधिगम की गतिशीलता और अगले पॉइंट पे कहा ज्ञानात्मक तथा संवेगात्मक तत्परता भी जरूरी होती है। और उसके बाद अगले पॉइंट में कहा सफलता प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन भी सही ढंग से प्राप्त होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। गेस्टलवाद वस्तुतः संज्ञानात्मक या बुद्धिजीवी चिंतन धारा के अति निकट है। संज्ञानवादी भी व्यवहारवादी अधिगम की धारणा के हमेशा आलोचना करते हैं। उनका मत था कि SR द्वारा यांत्रिक अभ्यास अनुत्पादक है और ना समझ अभ्यास है। अधिगम एक समस्या समाधान है और एक खोज है, सही अभ्यास से नहीं है। अधिगम आदत निर्माण नहीं है, केवल अंधानुकरण या यंत्रवत तार्किक गुणों से समझ का विकास करना है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते। अधिगम सहज तार्किक गुणों से समझ का विकास करना है। विविध संरचनाओं के परस्पर संबंधित बाह्य वातावरण की अपेक्षा आंतरिक वातावरण की संरचना अधिक महत्वपूर्ण होती है। व्यवहारवादी अधिगम प्रक्रिया को
संज्ञानवादी पशुओं की अधिगम प्रक्रिया मानते हैं। मानव प्रकल्पना समस्या समाधान की मानसिक क्रिया का अधिक योगदान होता है। संज्ञानवाद की मूल प्रकृति अतः प्रज्ञात्मक होती है। चलिए अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इस सैद्धांतिक पृष्ठभूमि में रूपांतरण व्युत्पादनवादी भाषा वैज्ञानिक ने भाषा अधिगम शिक्षण जगत को कुछ सूत्र यानी कि फॉर्मूले दिए हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहे भाषा यंत्रवत व्यवहार नहीं होता। अगले पॉइंट में कहे कि भाषा सीखने का मतलब शारीरिक या फिर आंतरिक आदत डालने से नहीं है, वरन भाषा की जो सृजनात्मकता से वैशिष्ट्य के साथ पैदा होता है। मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि पशु में ये वैशिष्ट्य नहीं पाया जाता। जो पशु होता है वो चीजों को नहीं समझ पाता, मनुष्य उस चीज को समझ पाता आसानी से। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। भाषा का निष्पादन वक्ता के भाषाई क्षमता का सामर्थ्य सापेक्ष होता है। अगले पॉइंट में कहा जीवंत भाषा को ही भाषा का मानक रूप मानना चाहिए। जीवंत भाषा की विशेषताएं व्याकरण के नियमों की व्युत्पादकता से अनुशासित होती है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। व्याकरण के नियम मनोवैज्ञानिक दृष्टि के हमेशा यथार्थ होते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। निगमनात्मक उपागम और आगमनात्मक उपागम से अधिक बुद्धिगाम्य होती है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सादृश्य और विश्लेषणात्मक युक्तियों में संश्लेषणात्मक युक्ति मानव अधिगम प्रक्रिया के अधिक निकट होती है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अधिगम का अंतरण किस प्रकार से किया जा सकता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। थॉर्नडाइक ने समान अंशों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसी समय के आसपास विद्वान यूट ने अंतरण के समानीकरण का सिद्धांत दिया था और स्पेयरमैन ने सामान्य और विशेष अंश का सिद्धांत प्रतिपादन किया था और इस संबंध में अवयवीवाद के मनोविज्ञान पर आधारित क्षेत्रीय संपूर्णता का सिद्धांत 20वीं सदी के प्रारंभ से काफी लोकप्रिय हुआ था। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। लेकिन थॉर्नडाइक का समान तत्वों का सिद्धांत सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था और अंतरण को समझने के लिए समान तत्वों का सिद्धांत और क्षेत्रीय संपूर्णता का सिद्धांत दोनों ही महत्वपूर्ण माना जाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार पूर्वार्जित ज्ञान या फिर अनुभव से नया ज्ञान या अनुभव जितना अधिक समान होगा उतनी ही मात्रा में ट्रांसफर होगा यानी कि अंतरण होगा और जितने अंश में ये विषम होगा उतनी मात्रा में नकारात्मक या शून्य अंतरण होगा। क्षेत्रीय सिद्धांत के अनुसार वस्तु का निरीक्षण परीक्षण और प्रत्येक ज्ञान प्राप्त करना ही अधिगम कहलाता है। उसका अनुभव एक इकाई होता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मनोवैज्ञानिक सोरेनसन ने अंतरण को इस प्रकार समझाया है। अंतरण एक परिस्थिति में प्राप्त किया हुआ ज्ञान प्रशिक्षण और आदतों की दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किया जाने की चर्चा करता है, अर्थात सीखे हुए किसी ज्ञान को अन्य समान परिस्थितियों में अथवा जीवन को अन्य क्षेत्रों में उपयोग में लाना अधिगम अंतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। द्वितीय भाषा के संदर्भ में यह अंतरण निविड़वाद होता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अंतरण वर्तमान अधिगम पर अतीत अधिगम के प्रभाव से संबंधित रहता है हमेशा और ये प्रभाव जब नए अधिगम में सहायक होता है तब सकारात्मक अंतरण कहलाता है यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर कहा जाता है। अर्थात पूर्व अधिगम अनुक्रिया जब नए परिवेश में पुनः उत्पन्न होती है तो सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी अंतरण होता है और जब उक्त प्रभाव नए अधिगम में बाधक होता है, कोई बाधा डालता है, तब वो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव अंतरण कहलाता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दूसरे शब्दों में उसी परिचित परिवेश में पूर्व अर्जित अनुक्रियाएं नई अनुक्रियाएं उत्पन्न करती है तो नकारात्मक अंतरण होता है और जब कोई अतीत अधिगम वर्तमान के अधिगम पर ना सकारात्मक प्रभाव डालता है और ना नकारात्मक, तब शून्य जीरो अंतरण होता है। सारांश ये है कि किसी भी अंतरण में सकारात्मक नकारात्मक और शून्य ये तीनों अंतरण न्यूनाधिक देखे जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है अधिगम का स्थानांतरण या अंतरण होता है, जैसे पॉजिटिविटी में वो उसमें सहायक होता है, नेगेटिविटी में जैसे पहले का ज्ञान है बाद के ज्ञान में कोई सहायता यानी कि बाधक सिद्ध होता है तो वो नेगेटिविटी में आ जाता है और शून्य होता है कि जब ना ही सहायक होता है ना ही बाधक डालता है वो सारे शून्य के अंदर आ जाते हैं। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे साथ जुड़कर।